जी जी, सर सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मिराज फातिमा का खुद से तारुफ रहूँगा। जिस तरह कि मैंने बताया कि आज की जो हमारे मेहमान खुसूसी थी वो डॉक्टर मिराज फातिमा थी। डॉक्टर मिराज फातिमा ये 2001 की ग्रेजुएट हैं। जी सर। जब इन्होंने ज्वाइन किया हमें फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म को, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब आप फैमिली में आ जाते हैं, फैमिली को भी देखना होता है और ग्रेजुएशन ईयर भी काफ़ी दूर होता है। चीज़ें भूल चुकी होती हैं, 1 महीने बाद भूल जाती हैं, सालों बाद तो बिल्कुल भूल जाती हैं। जो थर्ड ईयर का बच्चा होता है उसे फर्स्ट ईयर का नहीं आता होता। जो फाइनल ईयर का बच्चा होता है उसे नहीं पता होता है कि उसने सेकंड ईयर में क्या पढ़ा था। वो आपको पता ही है कितना आता होता है आप सब। तो डॉक्टर फातिमा मिराज को तो पता नहीं तकरीबन कोई 20 साल होने वाले हैं और बहुत से लोगों की 20-21 साल या 23 अभी 23 साल एज होगी या 24 तक वो होंगे। तो कितना गैप, और उस गैप के बाद अब परसिस्टेंट रहना, कंसिस्टेंट रहना। तो शी इज द एग्जाम्पल ऑफ परसिस्टेंसी, शी इज द एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनेशन, कि वो डिटर्मिनेट रही हैं, परसिस्टेंट परसिस्टेंट रही हैं। तो डॉक्टर मिराज फातिमा ने जब मुझसे बात की तो उस वक़्त ज़ाहिर सी बात है कि चीज़ें मुश्किल लग रही होती हैं। लेकिन मैंने उनको डॉक्टर मिराज फातिमा को बताया कि आप कर सकती हैं। तो डॉक्टर मिराज फातिमा ने फिर करके दिखाया, तो बड़ी बात है। तो मैं इसलिए कहता हूँ शी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनेशन। हमारी पहले भी मैंने हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स आए थे जो ओल्ड स्टूडेंट्स थे। तो मैं डॉक्टर मिराज फातिमा को बताया कि मैंने उनका अलहदा से ग्रुप बनाया। आई थिंक उसका नेम रखा था ओल्ड इज गोल्ड। आई एम राइट जी या सर, कुछ ऐसा और ही नेम था। जी सर, ऐसा ही था। तो मैंने ओल्ड इज गोल्ड से जो हमारे वो स्टूडेंट वो थे स्टूडेंट्स जो ओल्ड थे, तो उनमें 2001 वाले, 2002, 2003 और 7, 2005 5। वो सब जी लोग, सर। हाँ वो थे, उनको मैंने रखा। तो उनमें से जो एग्जाम्पल हैं जो मैंने उनको भी कहा था, लेकिन मैं लेट कहा, वो ज्वाइन नहीं कर सके। मेरी ख्वाहिश थी कि वो भी ज्वाइन करती। उन्होंने पहले वेबिनार ज्वाइन किए हुए हैं। डॉक्टर फरजाना थी, उन्होंने वो 2001 की 7 की ग्रेजुएट थी, उन्होंने किया। डॉक्टर शगुफ्ता ने किया, डॉक्टर शगुफ्ता ये अहमदाबाद तो से हैं, डॉक्टर डॉक्टर फरजाना का। जकिया भी मुझे लगता है कोई थी, डॉक्टर जकिया। हाँ मुझे, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स के नाम भूल जाते हैं, आपको याद होगा। डॉक्टर फरजाना थी, डॉक्टर शगुफ्ता थी, और डॉक्टर गुलनाज थी। तो माशाल्लाह डॉक्टर फरजाना ने भी क्लियर कर लिया। ये 2007 की ग्रेजुएट थी और ये अब रेजिडेंट हैं इन रेडियोलॉजी में, आई थिंक रेडियोलॉजी में। डॉक्टर शगुफ्ता अहमदाबाद से हैं, इनका भी जो ग्रेजुएशन ईयर है वो इसी रेंज में था। इन्होंने भी अपना एग्जाम क्लियर कर लिया है और माशाल्लाह ये भी अब, मुझे ये नहीं पता कि इनकी रेजिडेंसी हुई है कि नहीं हुई, लेकिन आई आई थिंक हो गई है। और डॉक्टर गुलनाज जो रेडियोलॉजी में नहीं, डॉक्टर गुलनाज के गायनी में रेजिडेंसी हुई है। और फरजाना की गायनी ओब्जू में होगी। जो डॉक्टर गुलनाज हैं ये रावलपिंडी से हैं, और इनकी भी रेडियोलॉजी में रेजिडेंसी हुई है। तो ये हमारे जो ग्रुप था, जो मुझे मेरे लिए ये लोग सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल थे। तो ओल्ड इज गोल्ड जो है वो वाकई गोल्ड साबित हुए। तो अब डॉक्टर मिराज फातिमा जो है वो 2001 की ग्रेजुएट हैं माशाल्लाह, और उन्होंने पैथोलॉजी में जो है ये एससीपीएस पार्ट 1 जो है वो क्लियर किए। डॉक्टर मिराज फातिमा, अब आप खुद बताएं अपना इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से ग्रेजुएट हैं, आपने कब ग्रेजुएशन कब हुई, और आपका कॉलेज कौन सा है, और फिर ज़िंदगी के नशेब फ़राज बताइए, और किस तरह आपने सर मैं तैयारी की एससीपीएस पार्ट 1 की, कितनी अटेम्प्ट्स थी, ये सब कुछ आपने। सर मैंने ना फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से ग्रेजुएशन की थी। पाइनियर्स का हमारा बैच था ना। अच्छा। जब जी सर, बेसिकली मैं बिलोंग मुल्तान से करती थी, तो लेकिन पढ़ाई के लिए अब मैं उधर शिफ्ट हुई ना। 5 इयर्स वहां मैंने गुजारे। उसके बाद 2001 में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई, तो फिर हाउस जॉब मैंने मुल्तान ही से किया।
तो सर वो फिर शादी हो गई और बस फैमिली मैटर्स में बंदा फंस गया। तो मैं एमओ थी पहले चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स मुल्तान में, फिर मैंने निश्तर मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। वहां पे मुझे डेमोन्स्ट्रेटर की सीट पे मैं रही। तो सर वहां पे जो है मैंने एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन किया, वो भी डीसीपी पार्ट 1 किया। उसके बाद पार्ट 2 मेरा क्लियर ना हो सका ना, तो फिर मैंने जो है एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन किया तकरीबन 2019 वाले बैच में ना। तो जब वो मैंने कर लिया तो मुझे लगा कि मैं पार्ट 1 भी कर सकती हूँ ना, थोड़ा हौसला हो गया ना कि नहीं कर सकते हैं ना। तो फिर मुझे किसी ने ना आपके ग्रुप का बताया ना कि ऐसे कोई हेल्प करते हैं ना, तो सर वो फिर मैंने आपसे पूछा, तो आपने कहा कि इस तरह से सब्सक्रिप्शन है। तो वो मैंने ली और मैंने बैठ के आपके लेक्चर्स बड़ी डिटेल में पढ़े। और उनको जो है ना जैसे फर्स्ट एड, बस मैं आगे रख के ना, मुझे यही पता था फर्स्ट एड पढ़नी है, और वो मैं आगे रख के घंटों बैठी रहती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन सर जब मैंने आपके लेक्चर्स सुने तो वो मेरे जो वीक कॉन्सेप्ट्स थे या जो मुझे समझ नहीं आता था पहली दफा समझ आया। तो सर वो जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो लिख लेती थी, जैसे वो डॉक्टर साहिबा ने बताया कि डायग्राम्स भी ड्रॉ करती थी। तो फर्स्ट एड यानी मैं सामने रख के आपके लेक्चर्स सुनते हुए उस पे अपनी फर्स्ट एड पे लिखती जाती थी, या यानी मुझे समझ आना शुरू हुई ना। तो फिर वो साथ साथ मैंने आपके जो यानी कि आपके लेक्चर्स बहुत अच्छे थे, और मैं स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती थी, तो वो मैं उनको ज्यादा आपके लेक्चर सुन के कॉन्फिडेंट होके पढ़ाना शुरू हो गई ना। तो मुझे लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ ना, अल्लाह ताला ने मदद की। मैं और यानी आपकी मोटिवेशन भी थी। फिर मैंने ना उसमें नवंबर अटेम्प्ट दिया तो मेरा क्लियर ना हुआ ना, फिर मैंने आपको मैसेज किया तो आपने कहा कि बस आपने ना फोकस होके पढ़ने हैं और सारी चीजें छोड़ के बस आप बैठ के पढ़े ना। सब है मैं लगी रही और अल्लाह का शुक्र है अगस्त अटेम्प्ट मेरा पास हो गया ना। ओह तो सर माशाल्लाह। आपके लेक्चर्स जो हैं वो मैंने पढ़े, फिर बीआरएस मुझे समझ आना शुरू होगी, वरना मैं इसको ना पूछती तो होती थी कि क्या क्या करें ना, तो सारे यही कहते थे कि बीआरएस जरूर करनी है। तो सर वो मैं खोल के बैठी रहती थी, लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं आता था। लेकिन जब आपके लेक्चर्स मैंने सुने तो वो मुझे समझ आना शुरू हुआ ना कि अच्छा ये भी इस तरह से, यानी वो बैकग्राउंड नॉलेज जरूरी होता है ना, फिर भी आपको चीजें क्लियर होती है ना। तो सर वो फिर मेरे लिए इजी हो गया। और फिर SK13 के मैंने एमसीक्यूज किए, और रफीउल्लाह ना एमसीक्यूज इन 2 बुक से किए। और वो जो रफीउल्लाह के नोट्स थे वो किए ना। और इसके अलावा मैंने और कोई बुक फॉलो नहीं की अच्छा, ना, ये याद। आपने बताया अभी एमसीक्यू की कौन सी बुक्स बताई आपने? सर SK13 मैंने की है, और SK13 जी SK13। और और सर ये रफी रफीउल्लाह 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 की। सर उसके जो वो पॉइंट्स नहीं थे जो शुरू में चैप्टर वाइज हाँ उन्होंने दिया होता है। ठीक है, और सिस्टम और वाइज पॉइंट्स दिए हुए हैं। जी जी सर वो भी, और मैंने एमसीक्यूज भी किए थे। अच्छा, उसके एमसीक्यू भी, वो 7 एमसीक्यू भी किए थे आप? जी जी सर, ठीक है, एक बुक के आपने यही किए थे कुछ। और अच्छा एक के मैं नहीं कर सकती थी। ठीक है, आपने और इसके 13 और और सर साथ में ना जनरल पैथो के लिए ना मुझे किसी ने गाइड किया था कि गोलजान भी देखे ना। तो सर गोलजान भी अच्छी बुक है, वो जो है ना अगर जो पैथो वाले हैं ना उसको देख लें तो फायदा होता है ना, यानी जनरल के कुछ टॉपिक्स उसमें से मैंने किए थे। ठीक है। और डॉक्टर, और क्या सोर्सेज आपने यूज किए इसके अलावा? सर बस ये है कि पहले आपके जो वो सब्सक्रिप्शन ली थी उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। और फिर ओके। ये गोलजान और ये फर्स्ट एड मैंने बार यानी अच्छी तरह पढ़ी, और इस तरह जी से और एमसीक्यूज किए, और अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर पास हो गया। डॉक्टर मिराज फातिमा, फर्स्ट एड तो आपने पहले भी की होगी, मतलब कि, और मगर जब आपको समझ आती है ना कंसेप्ट, फिर आपका दिल करता है। विदाउट जी जी सर कंसेप्ट बिल्कुल। रट्टे लगाने से आप कभी भी चीजें जो है ना वो आप में एब्जॉर्ब नहीं होती, आपका माइंड एब्जॉर्ब करता ही नहीं है। जी मेरा तो नहीं करता, मैं भी कुछ लोग ऐसे हो गए रट्टा लगा लेते हो बगैर समझ के। लेकिन सर वो तो रट्टा जो है ना, आपकी बात सही है, रट्टा भूल भी जाता है ना। लेकिन अगर जैसे आप डिटेल में समझाते थे डायग्राम्स बना के, सर ये आपका तरीका बड़ा अच्छा था कि डायग्राम्स बना के, सर फिर मैं भी आपके साथ साथ डायग्राम्स बनाती होती थी। तो सर वो यानी कि जो आपकी
जो मेरे वीक पॉइंट्स थे या जो मेरी वीकनेसेस थी वो मुझे क्लियर हुई ना कि अच्छा यानी कि समझने का तरीका आ गया ना। और आप जब लेक्चर सुनती थी एमसीक्यू को हाईलाइट कर लेती थी जो आपको बताए जाते हैं। जी जी सर। और सर मैं जो मेरी कोशिश होती थी कि जो आप बोल रहे हैं ना तो वो यानी कि उसकी समरी लिख लूं या इस तरह से जो मुझे मुश्किल लगता था ना जो चीज तो मैं लिख लेती होती थी ना। आपका लेक्चर वहीं पे स्टॉप कर यानी कि इस तरह से थोड़ी देर के लिए वो रोक यानी लिया कि या दोबारा जो बताया दोबारा। गया है उसको अपने अपने वर्ड में कुछ छोटा सा उस पर लिख भी लेती जी थी जी कि सर। जी जी इसको सर। नेक्स्ट टाइम जब मैं पढूं तो रिवाइज करते हुए मैं सिर्फ ये पढूं और बजाय कि पूरा पेज भी पढ़ना पड़े। जी सर। और फर्स्ट एड के डायग्राम बहुत जबरदस्त हैं अगर उनके समझ आ जाए तो। जी सर। सर वो इसलिए पॉसिबल हुआ ना कि मैं आपको बता रही हूँ ना पहले सब लोगों से हम पूछते होते थे वो कहते थे फर्स्ट एड करें फर्स्ट एड करें, लेकिन सर आप यकीन करें खोल के मैं बैठी रहती थी, समझ नहीं आती थी ना। तो आपके लेक्चर्स सुनते हुए उसको यानी खोलना और फिर वो समझ आना शुरू हुई ना, तो इससे भी हाँ, बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना। कॉन्फिडेंस डेवलप भी आपका कंसेप्ट से होता है। अगर आप रट्टे जी लगा जी। भी लें, फर्स्ट एड याद कर भी लें, कंसेप्ट नहीं है तो आप कहीं कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। अगर आपने कंसेप्ट से जी जी। फर्स्ट एड पढ़ी है तो फिर आप कॉन्फिडेंट होते हैं। जी मुझे बिल्कुल सर। याद है कि मुझे फर्स्ट एड आती थी और चले मैं आपको चलें ये मैं आपको एंड पे अपनी लाइफ का वो सुनाऊँगा एक इवेंट। तो लेकिन जब आपको फर्स्ट एड समझ आती है तो आपका दिल करता है खुद पढ़ने को। आपका दिल करता है कि यार अच्छा ये कांसेप्ट था, अच्छा ये कांसेप्ट था। तो आप पढ़ते जाते हैं, आगे मूव करते जाते हैं। और अगर आपको कांसेप्ट नहीं आते, आप रट्टा लगाते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं, कहते हैं आगे लाइन तो मैं पढ़नी नहीं, उससे पहले मैं सो जाऊँ। ऐसे ही है सर, वो मैं जैसे आपको बता रही हूँ ना कि पहले मैं बुक रख के ना घंटों बैठी रहती थी, कुछ समझ नहीं आता था। जब आपके लेक्चर्स समझ आना शुरू हुए तो फिर वो पढ़ने में भी मजा आता है, बंदा एंजॉय करके पढ़ता है। माशाल्लाह डॉक्टर मिराज फातिमा, आपका जो एक्सपीरियंस है, बल्कि हमें आपका एट द स्टार्ट भी मुझे आपका था कि आप प्रेजेंट हो। थैंक यू कि आपने वक्त निकाला। और सर नहीं, आपकी आपका जो शुक्रिया कि आपने जो है ना इतना अच्छा गाइड किया। और सर जब मेरा नवंबर अटेम्प्ट पास नहीं हुआ मैंने आपको मैसेज किया ना कि अब मैं क्या करूं कि इस तरह से हो गया, तो आपने कहा बस लग के पढ़ें और हो जाएगा ना। तो सर वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। सर इस तरह से है ना कि अगर आप लोग यानी जो हम लोग ओल्ड ग्रेजुएट्स हैं, अगर कोई हमें इतना ही कह देना कि नहीं आप कर सकते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी यानी कि ये चीज आपको बहुत आगे ले जाती है। ये हकीकत है कि आपके जो अल्फाज हैं वो फीलिंग एबिलिटी रखते हैं। और इस वक्त डॉक्टर मिराज फातिमा आपके जो वर्ड हैं वो भी बहुत से वो स्टूडेंट्स जो कि डिप्रेशन में हैं उनके लिए हीलिंग इफेक्ट रखते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी ओल्ड स्टूडेंट्स को या जिनका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन थोड़ा ज़्यादा हो चुका है? सर मैं तो हैरान हूँ कि जो 2020 वाले ग्रेजुएट्स हैं वो उनका भी एक दो दफा नहीं पास हुआ तो वो भी परेशान है। और मैं उनको देख के ना मुझे होता है कि अगर मेरे जैसा स्टूडेंट जो इतना पुराना है तो वो कर सकता है, तो ये फ्रेश ग्रेजुएट्स सर मेहनत थोड़ा यानी कि रेगुलरिटी इम्पोर्टेंट है। और यानी कि आपको अपनी सारी एक्टिविटीज छोड़नी होती हैं, तो वो उस पे वो कायम रहे तो सर सब कर सकते हैं। बिलीव में सब कर सकते हैं। वो इससे परेशान हो, नेक्स्ट बारी उनकी है इंशाल्लाह। सर अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। तो डॉक्टर मिराज फातिमा कह रही है अगर मैं क्या कर सकती हूँ तो आप में से हर एक कर सकता है। यू कैन डू इट। बस अपनी बिल्कुल सर। एबिलिटी को परसिस्टेंट नहीं, एक ही वर्ड है आपके लिए, परसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी। जी जी सर। और अगर सर आप जैसा टीचर और आप जैसी गाइडलाइन मिल जाए जो कि इतना अच्छा पढ़ाए और अच्छा गाइड करे तो सर वो फिर तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है ना। तो असल चीज ही यही है ना कि जब एक इतना ज्यादा मोटिवेट करने का। सर अगर आप एक दफा भी मुझे कह देते ना क्या है टाइम जाया करके अब क्या करने आ गई हो, तो सर यकीन करें मैं कभी भी ना कर पाती ना। तो अगर कोई आपको मोटिवेट ही कर दे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जी, जी, ये हकीकत है कि ये रियलिटी है कि आपसे जब भी कोई गाइडलाइन ले
तो आपने उसको मोटिवेट करना होता है। स्टूडेंट्स आपके लिए भी ये है कि आपने किसी को आप उसे मोटिवेट करें, हर एक कर सकता है। बस जी एफसीपीएस इतनी वो चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर आप परसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंट हैं, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। सर, बिल्कुल सिर्फ सर, बिल्कुल इसलिए इसलिए नहीं कि ये मुश्किल है तो हम नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, आप में से हर एक कर सकता है। तो बिल्कुल सर। आपने हिम्मत नहीं हारनी। ये सबक है, ये एडवाइस है आप सबके लिए, डॉक्टर मिराज फातिमा की। तो डॉक्टर मिराज फातिमा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जॉइन किया। हमें आपका सबसे ज़्यादा वो था, बल्कि आज आप हमारी मेहमान ख़ुसूसी थी। थैंक यू और सर। हैं और बहुत खुशी भी हुई हमें। जी, डॉक्टर जी मिराज सर। फातिमा से एमसीपीएस के बारे में बाद में आप क्वेश्चन कीजिएगा। अभी एफसीपीएस जो है, जो टॉपिक है, उसके बारे में आप पूछिए। अगर पूछना चाहते हैं, कुछ आप पूछना चाहें डॉक्टर मिराज फातिमा से तो आप पूछ सकते हैं। बस ये है कि एक एमसीपीएस ट्रेनिंग के साथ और डेमोशिप के साथ क्या ये मुश्किल नहीं था, और फैमिली के साथ ये क्या इतना मुश्किल नहीं है? सर वो मुश्किल तो था, यानी कभी कभार मैं थक जाती थी, मैं कहती थी कि ये मैंने क्या अपने लिए एक मुश्किल काम सिलेक्ट कर लिया, लेकिन सर फिर मैं देखती थी कि नहीं, जब सब पढ़ रहे हैं और सर जब मैंने देखा कि हमारे जूनियर लोग जो है हमारे अपने स्टूडेंट्स कर रहे थे, तो सर वो फिर हिम्मत आ जाती है इंसान में ना। बस थोड़ा मुश्किल तो होता है सर, लेकिन इंसान हिम्मत करे तो सब कुछ हो सकता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बड़ी बात है कि फैमिली के साथ, जॉब के साथ, डेमोशिप जॉब कर रही थी, डेमोंस्ट्रेटर भी थी, और साथ एमसीपीएस भी आपने की है। जी सर, तो फैमिली माशाल्लाह, मेडिसिन। इन सब चीज़ों के साथ एफसीपीएस पार्ट 1 और ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कोई 20 साल से ज़्यादा है। और फिर अगर एफसीपीएस पार्ट 1 डॉक्टर फातिमा मिराज ने कर लिया है, तो आप में से हर एक पर्सन जो है वो एफसीपीएस कर सकता है। तो आपने जी सर, परसिस्टेंट इंशाल्लाह। रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, और इंशाल्लाह आप भी कर लेंगे। सर ये सर मेरी दुआ भी है, और इंशाल्लाह सर आप देखिएगा जितने भी स्टूडेंट्स हम बैठे हुए हैं ये सब पास कर जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। ये आप सबके लिए दुआ भी है डॉक्टर मिराज फातिमा। माशाल्लाह। डॉक्टर मिराज फातिमा, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, और हमारी ये दुआएँ आपके लिए हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी अता करे और आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और आप पे अपना करम और फ़ज़ल फरमाए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। अ, इस इसके बाद हमारा कोई और स्टूडेंट्स है अभी इधर? अगर कोई और भी प्रेज़ेंट हो तो हमें बताएँ डॉक्टर, अ, लाइक डॉक्टर हमना खालिद, डॉक्टर फातिमा करीम हैं, इसरा रहमान, अ अम्बरीन शेख, नुमान खान, मोहम्मद आरिश, निदा आसिफ हो गई हैं, हफ्सा हसन, डॉक्टर खुंसा रहमान। जी, अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, और जो कोई भी स्टूडेंट हो तो वो मुझे उसने मैसेज करना है, तो अगर मुझसे मिस हो गया हो तो आपने मुझे बताना है। बाकी मैं आपको शॉर्ट वे में चीज़ें बता देता हूँ कि आपने किस तरह करनी है। अभी मैं बस आपको एक लेआउट बताऊँगा कि आपने तैयारी किस तरह करनी है। बाकी जो प्रॉपर गाइडलाइन है वो मैं आपको बाद में दूँगा। लेकिन आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिलीव मी, अगर आप ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप पास हैं, और आपने किसी और डायरेक्शन में नहीं जाना। मैंने बहुत सी गाइडलाइन देखी हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे, और बहुत से लोग गाइड कर रहे होते हैं, उन्होंने वो बुक्स खुद नहीं पढ़ी होती हैं, मगर बता रहे होते हैं। तो और स्टूडेंट गलत गाइड होते हैं, और स्टूडेंट बहुत सी बुक उठा लाते हैं। तो इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, जो फर्स्ट एड मेडिज़ी प्लेटफ़ॉर्म है, डॉक्टर हाफ़िज़ आतिफ़, आई एम डॉक्टर आतिफ़।
तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है? अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं हमारे, तो फिर आपने किस तरह तैयारी करनी है? फिर आपने सबसे पहले बीआरएस फिजियोलॉजी करनी है। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपको बीआरएस फिजियोलॉजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट फर्स्ट एड करनी है, क्योंकि फर्स्ट एड के लेक्चर में मैंने सब कुछ बता दिया हो। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आपने एक और चीज़ ऐड करनी है इसमें, वो है कैप्लन न्यूरो एनाटमी। न्यूरो एनाटमी आपने फिर कैप्लन से करनी है, फर्स्ट एड से आपको समझ नहीं आएगी। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपको कैप्लन न्यूरो एनाटमी कैप्लन से करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फर्स्ट एड की न्यूरो एनाटमी करेंगे। उसमें मैंने कंसेप्ट डिटेल से बता दिए हैं जो कैप्लन न्यूरो एनाटमी ने सफ़ों पे लिखे हुए हैं। तो इट मीन कि अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपने सिर्फ फर्स्ट एड ही करनी है, बीआरएस फिजियोलॉजी स्किप करनी है और कैप्लन न्यूरो एनाटमी भी स्किप कर देनी है। फर्स्ट एड मोर देन एनफ है आपके लिए। और जो बीआरएस फिजियोलॉजी के कंसेप्ट होंगे वो आपको फर्स्ट एड स्टेप 1 में मिल जाएंगे, वहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ये करने के बाद जो सिस्टम आप करें फर्स्ट एड से, ये सबके लिए है, नॉन सब्सक्राइबर और सब्सक्राइबर। सीवीएस किया आपने फर्स्ट एड से, उसके लेक्चर सुने हैं। अब आपने सीवीएस के जो पॉइंट्स हैं वो आपने रफ़ी से कर लेने हैं, उसी सिस्टम के सीवीएस के। तो सीवीएस से आपने ये भी कर लिया जी, बेसिक करने हैं फर्स्ट एड से, यानी कि आप माइनर की बात कर रही हैं, मैं उसको बताता हूँ क्या क्या करना है। तो रफ़ी के पॉइंट आपने सीवीएस पहले लेक्चर सुने और उसके बाद आपने सीवीएस रफ़ी से कर लिया, या आपने खुद से सीवीएस किया जिनके कंसेप्ट अच्छे हैं और खुद से भी कर लेते हैं, ओके, वो सीवीएस इधर से करते हैं और रफ़ी से। अब पहले मैंने कहा था कि आपने मेडिकल, अब आपने इधर डबल ए नोट्स डॉक्टर आतिफ अफजल के हैं और साथ उनके डॉक्टर खिजरा रब्बानी हैं। तो डॉक्टर खिजरा रब्बानी से मेरी आवाज़ आ रही है आपको? रफ़ी का लेटेस्ट एडिशन है ना, डबल ए नोट्स जो बुक है, उधर से आपने सिस्टम वाइज सीवीएस के एमसीक्यू भी कर लेने हैं, पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, एमसीक्यू भी, तो आपने पॉइंट और एमसीक्यू साथ ही कर लेने हैं। तो पहले आपने लेक्चर सुने फर्स्ट एड से कर लिया, या फर्स्ट एड अगर आपको खुद अच्छा कंसेप्ट से आते हैं तो अच्छी बात है। फिर आपने रफ़ी से सीवीएस किया, तो उसके पॉइंट्स कर लिए। फिर आपने वही सीवीएस जो है वो डबल ए जो नोट्स जो बुक है उससे आपने उसके एमसीक्यू और पॉइंट्स करने हैं। आपका सीवीएस मुकम्मल हो गया, अब आपने कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले इधर बताया था कि आप मेडिकल करें, लेकिन मेडिकल को अब मैं कह रहा हूँ कि आप मेडिकल से अच्छा है कि मेडिकल को स्किप कर दें और उसकी जगह डबल ए नोट्स कर लें। जी मेडिकल सिस्टम करते हैं सर, नहीं मेडिकल को आप स्किप करें। मेडिकल ये मैंने अभी इसको देखा है डबल ए नोट्स को, तो मैं इसको अब वो कर रहा हूँ, आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और जो इसको करने से क्या होगा, जो इसके एमसीक्यू हैं वो जितने भी पहले पास पेपर हो चुके हैं उनको उन्होंने सिस्टम वाइज वे में कंपाइल कर लिया हुआ है। तो डबल ए नोट्स, अब पहले इधर मैं मेडिकल रिकमेंड करता था, लेकिन अब जो बुक है डबल ए नोट्स एक अच्छी बुक है, उसको आप फॉलो करें। स्टूडेंट बहुत सारी स्पेशलिटीज जी, स्टूडेंट हमारे ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम कुछ एरियाज में होती है, तो वो दूर एरियाज में रहते हैं तो वो ज्वाइन नहीं कर सके मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ में। अच्छा, डबल ए नोट्स करने के बाद ये आपने इसी तरह सारे सिस्टम खत्म कर लेने हैं। ये सब के लिए, ये अभी जो मैं तरीक़ेकार बता रहा हूँ, ये सब ने इसको फॉलो करना है, सब ने इसको फॉलो करना है, ठीक है, चाहे उसकी जो भी स्पेशलिटी है, सबका एक ही है। उसके बाद आपने अगर गायनी वाले हैं, तो गायनी वाले ने एस के पिंग कर लेनी है, ठीक है। एनेस्थीसिया वाले तो उन्होंने एस की एनेस्थीसिया कर लेनी है। तो आपने अपनी स्पेशलिटी के ओरिएंटेड जो भी बुक है वो आपने कर लेनी है। लास्ट पे आपने
और जो सर्जरी के लोग हैं उन्होंने एक और चीज़ ऐड करनी है, वो क्या है? वो है शॉर्ट स्नेल। तो शॉर्ट स्नेल सर्जरी वालों ने और रेडियोलॉजी वालों ने ज़रूर ऐड करनी है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं मेडिसिन के, उनको शॉर्ट स्नेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो करेंगे एनाटमी शेल्फ नोट्स। इसके लेक्चर इधर हैं, कहाँ हैं इसके लेक्चर? एनाटमी शेल्फ नोट्स, ये एनाटमी शेल्फ नोट्स रिवीजन में बताता हूँ जी, सुन लें पहले। अब आपकी तैयारी आ चुकी है लास्ट पे। लास्ट पे आपने करनी है एसके जो लेटेस्ट एसके 14 है, एसके 13 है। गोल्डन फाइल जो लेटेस्ट हैं, जो सबसे 14 सबसे लेटेस्ट है, 13 उसके बाद लेटेस्ट है, और इस तरह ये 12 है। जितना आप पीछे जाते हैं उतनी वो ओल्ड होती है, जितना आप हायर नंबर पे जाते हैं उतनी वो लेटेस्ट होती है। तो रिवीजन आपने जब लेक्चर सुन लिए फर्स्ट एड के, तो आपने ये क्या करना है कि रोजाना 1 घंटा दिया करना है, और 1 घंटे में सीवीएस को देख लिया करना है। पॉइंट्स आपने पहले से लिखे होंगे, एमसीक्यू आपने पहले से मार्क कर लिए होंगे लेक्चर सुनते हुए, तो आपने सिर्फ उनको 1 घंटा लगा के रोजाना का डेली आधा घंटा 1 घंटा अपने सिस्टम को रिवीजन के लिए दिया करना है। तो इससे क्या फायदा होगा कि आपको फर्स्ट एड एंड तक याद रहेगी। सबसे बेस्ट तरीका ये है, और आपको रिटेन भी हो जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे शॉर्ट तरीका है। कुछ चीज़ें जो बच्चे गलत करते हैं वो क्या हैं? वो ये है, एनएलई खत्म हो गया जी। एनएलई की में अब बुक इधर लिखा हुआ है, तो एनएलई खत्म हो गया चुका है। एनएलई की तरफ आप ना करें, ये बस वो पीडीएफ बना हुआ है, तो उसमें ये है। तो ये वो बुक हमने लॉन्च की थी एनएलई की, ये उसकी वो है। तो अब ये इसकी तरफ आपने फोकस ना करें। तो एंड पे आपने एसके 13 14 कर लेनी है, और आपने एंड वाले डेज में ज़्यादातर आपने एमसीक्यू करने होते हैं, लेटेस्ट एमसीक्यू। तो इंशाल्लाह अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आप इजीली पास कर लेंगे अपना एग्जाम। डिटेल जो इस पे लेक्चर होगा वो बाद में होगा, लेकिन अभी आपने जो शुरू करना है, स्टार्टिंग आपकी इससे होनी है। जी मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए अभी मैं थक चुका हूँ, अभी मेरे पास इतनी वो एनर्जी नहीं है कि मैं आपको बड़ा एक्टिवली लंबा, आप भी थक चुके होंगे, बहुत लेंथी हो चुका है ये हमारा सेशन। देखें, अगर तो आप हमारे फर्स्ट एड मेडिसिन के सब्सक्राइबर नहीं, आप उससे तैयारी कर रहे हैं, तो आपने डायरेक्टली फर्स्ट एड नहीं करनी, बल्कि पहले बीआरएस फिजियोलॉजी करनी है। कैप्लन करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को जी। फॉर एफसीपीएस पार्ट 1 फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए मैं बताता हूँ जी। मैं माइनर का बताता हूँ। माइनर के लिए फर्स्ट एड मेडिजी जो हमारा फेसबुक पे, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, उधर मेरी एक वीडियो है, हाउ टू प्रिपेयर माइनर, तो वो आपने देख लेनी है। उसमें बताया हुआ है कि किस तरह आपने माइनर के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट एड मेड इजी बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ, ये यूट्यूब चैनल है, उस पर आपने देख लेना है। उस पर मैंने वो वीडियो बनाई हुई है माइनर को देखने के लिए, तो लास्ट टाइम देख लें। ये आपका वे है तैयार करने का। जो एफसीपीएस पार्ट 1 है, अगर हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो आपने बीआरएस फिजियोलॉजी करनी है। अगर हमारे कोई लेक्चर सुन रहा है, हमारा सब्सक्राइबर है, तो उसने इसको बीआरएस फिजियोलॉजी को स्किप करना है। जो लेक्चर नहीं सुन रहे, जो सब्सक्राइबर नहीं है, उन्होंने कैप्लन न्यूरो एनाटमी कैप्लन से करनी है। जो सुन रहे हैं उनको उधर से वो स्किप करें, वो सिर्फ फर्स्ट एड से करेंगे। ये करने के बाद अगर आपने हर सिस्टम जो आप सुन रहे हैं, सीवीएस सुना है, तो सीवीएस के जो पॉइंट है वो रफी से करेंगे। रफी से पॉइंट करने के बाद आप आएंगे डबल ए नोट पे, डबल ए नोट्स, डबल ए नोट्स, डबल ए नोट्स करेंगे आप, ठीक है। और डबल ए नोट्स से उधर पॉइंट भी होंगे, एमसीक्यू भी होंगे, एमसीक्यू आपने उधर से कर लेने हैं। फिर आपने अपनी स्पेशलिटी ओरिएंटेड चीज़ें करनी है। स्पेशलिटी ओरिएंटेड, अगर कोई पर्सन गायनियोल में है तो एसके पिंक करेगा, और साथ हमारे गायनियोल के लेक्चर एफसीपीएस पार्ट 1 के सुन लेगा। और अगर कोई पर्सन जो है वो एनेस्थीसिया में, तो एसके एनेस्थीसिया करेगा। और अगर कोई पर्सन रेडियोलॉजी एनाटमी रेडियोलॉजी में कर रहा है, सर्जरी में कर रहा है, तो उसने शॉर्ट स्नेल भी करनी है।
ठीक है। और इस ये स्पेशलिटी ओरिएंटेड चीज़ें मैं डिटेल में बाद में बताऊँगा, लेकिन अभी आप तैयारी शुरू करें, तैयारी आपने इसी पॉइंट पे करनी है। सिस्टम इस तरह कर लें, फिर आगे मैं वेबिनार करूँगा जिसमें मैं गाइडलाइन के बारे में स्पेशलिटी ओरिएंटेड डिटेल से बताऊँगा, लेकिन अभी आपके लिए है। उसके बाद आपने लास्ट पे जो है, वो जो लेटेस्ट एसके के पेपर होते हैं, अभी लेटेस्ट जो है वो एसके 14 है, तो इससे पहले वाली एसके 13 थी। तो ये 14-13 लेटेस्ट पास्ट पेपर हैं, ये आपने कर लेने हैं। तो और एग्ज़ाम में जाएँगे इंशाल्लाह, और एनाटॉमी शेल्फ नोट्स तो आपने करने हैं, इनको स्किप नहीं करना। तो ये आपका एफसीपीएस पार्ट 1 है आसान तरीके से। हाई ये बायोलॉजी फलां करो जी, फलां उधर से करो, फलां उधर से करें, फलां उधर से करें। अपने आप को कॉम्प्लिकेट ना करें, सिंपल वे है, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं इंशाल्लाह आप गारंटी से पास।